कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। और मैं बढ़ूंगा दूसरे मुद्दे की तरफ, क्योंकि दूसरा मुद्दा भी बेहद इंपॉर्टेंट है और वो मुद्दा है कि क्या छवि जनप्रतिनिधियों की बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं अधिकारी? क्या इकरा हसन के साथ ADM की जो बदसलूकी है, तथाकथित बदसलूकी, उससे अधिकारियों की छवि खराब हो रही है और यह कहा जाए अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, जीते हुए प्रतिनिधि को जो उनका सम्मान है वो दिया नहीं जा रहा है। और ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये आरोप लगाने वाली सिर्फ इकरा हसन ही नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में एक बड़े मंत्री, जी हां नंदी ने भी आरोप लगाया है कि उन्हें फाइल नहीं दिया जाता और उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता है और अपने लोगों को कैसे सपोर्ट किया जाए, ये सारी कार्रवाई अधिकारियों द्वारा की जा रही है। और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही है। और उन्होंने इस बारे में शिकायत कहां की है? तो मुख्यमंत्री कार्यालय में। तो क्या वाकई उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है? क्या अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं? इस बारे में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक वॉक थ्रू। हमारे संवाददाता वहां से क्या बता रहे हैं और उसके बाद इस पर भी हम शुरू करेंगे चर्चा, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं एक और राजनीतिक विश्लेषक जो कि इस बारे में बताएंगे। कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने सहारनपुर के ADM प्रशासन संतोष बहादुर सिंह पर अभद्रता करने के आरोप लगाए हैं। इकरा हसन की तरफ से एक शिकायती पत्र जो है सहारनपुर के मंडलायुक्त के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव नियुक्ति हैं उनको भेजा है और उसमें लिखा है कि जब वो बीती 1 जुलाई को कुछ लोगों के साथ ADM कार्यालय पर यहाँ पर आई तो उनके साथ यहाँ पर जो है वो अभद्रता हुई है और उनको ADM ने अपने कार्यालय से गेट आउट बोला है, यानी कि अपने कार्यालय से बाहर जाने को बोल दिया था। ये मामला बड़े बेहद ही सुर्खियों में आ गया है और अब इस पर जो है वो कहीं ना कहीं जो संतोष बहादुर सिंह है उनका भी बयान आ गया है और संतोष बहादुर सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये प्रकरण पूरे 1 जुलाई का था और 1 जुलाई को इकरा हसन यहाँ पर अपने कुछ साथियों के साथ, समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुंची थी कुछ समस्याओं को लेकर। वो उस वक्त लंच में थे और जब इकरा हसन की तरफ से उनको फोन पे किया गया तो उस वक्त उनका फोन साइलेंट था। उसके बाद जब वो अपने कार्यालय आते हैं और यहाँ पर समस्याओं को सुनते हैं तो कुछ मामले जो हैं वो उनको बताए जाते हैं, जिसके बाद इकरा हसन से कहा जाता है ADM की तरफ से कि आप लिखित में हमें शिकायत लिखकर दे दीजिए, हम उस पर कार्रवाई जो है वो करेंगे। लेकिन इकरा हसन की तरफ से बताया गया कि जो उनके साथ छुटमलपुर नगर पंचायत की जो चेयरमैन थी समा परवीन वो भी थी, उनके साथ भी उनके द्वारा अभद्रता की गई है। इसके अलावा ADM ने उनकी बातों को अनसुना किया और उनको अपने कार्यालय से बाहर जाने के जो है वो कहा है। तो पूरा प्रकरण जो है वो आज चर्चाओं का विषय बना हुआ है और कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप इकरा हसन जो कि सांसद है कैराना से, उनकी तरफ से लगाया गया है ADM पर। हालांकि ADM ने भी अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि वो एक लोक सेवक है और उनको भी पता है कि सांसद की गरिमा क्या होती है, वो ऐसा कह नहीं सकते। उन पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं और झूठे हैं। मैं एक लोक सेवक हूं और मुझे अपनी सीमा पता है कि एक माननीय सांसद को भला कोई कैसे कर सकता है कि आप जो उन्होंने शिकायत में किया होगा कि गेट आउट शब्द का प्रयोग किया गया है, ये पूरी तरह से बिल्कुल ही निराधार है। और हम लोगों को हमेशा शासन से निर्देश रहता है कि सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया जाना चाहिए, उनके पत्रों का समय पर उत्तर दिया जाना चाहिए। उसका हम लोग मैं भी पूरी तरह से निर्वहन करता हूँ। तो कहीं ना कहीं अब पूरे प्रकरण में एक कह सकते हैं कि बड़ा घटनाक्रम सामने आ रहा है कि अब जो ADM है उन्होंने भी अपने इस बयान पर सफाई दी है और इकरा हसन की तरफ से जो पत्र गया था मंडलायुक्त और प्रमुख सचिव नियुक्ति को, उस पर भी अब जांच जो है वो शुरू हो गई है। पूरे प्रकरण की जांच जो है सहारनपुर के मंडलायुक्त अटल कुमार राय ने सहारनपुर के जो DM है मनीष बंसल को सौंप दी है और वो भी इस प्रकरण की जांच कर रहे हैं। इसके अलावा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जनप्रतिनिधियों के साथ सभ्यता से जो है वो पेश आए। तो ये
सहारनपुर की घटना है और सहारनपुर में बीती 1 जुलाई को जब इकरा हसन सांसद सहारनपुर के इस एडीएम दफ्तर पर आई थी तो यहाँ पर उनके साथ अभद्रता करने के आरोप जो है वो एडीएम पर लगाए गए हैं इकरा हसन की तरफ से। और अब इस पर जो है एडीएम जो है संतोष बहादुर सिंह, उनकी भी सफाई आ गई है और उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद और निराधार करार दिया है। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। तो ये हमारे सहारनपुर के संवाददाता रिपोर्ट कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से इकरा हसन का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है और इकरा हसन के जो मुद्दे हैं, जिन्होंने एडीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उसके बाद से एडीएम ने खुद इस बात का खंडन किया है और उन्होंने ये कहा कि उन्हें बेहतर पता है कि कैसे जनप्रतिनिधियों के साथ पेश आना है। पर बड़ा सवाल यह है कि ये आरोप सिर्फ इकरा हसन नहीं लगा रही। इस तरह के आरोप औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए और अफसरशाही पर गंभीर आरोप लगाए। उनका यह कहना है कि उन्होंने अधिकारियों पर कोई भी निर्देश देते हैं तो अधिकारी मानते नहीं हैं और अपने लोगों को अनुचित लाभ देने का प्रयास करते हैं और अनुचित लाभ देते भी हैं। ये आरोप किसी और का नहीं, आपको बता दें औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी का है। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये अफसर नीतियों को ताक पर रखकर अपने स्तर से फैसले ले रहे हैं और पत्रावलियों को ही गायब कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि इकरा हसन की बात को खारिज कर दिया जा सकता है कि वो विपक्षी पार्टी के सांसद है, पर एक सांसद का एक जनप्रतिनिधि का प्रोटोकॉल होता है और उसका वाकई उल्लंघन हुआ है क्या, इसकी जांच मंडलायुक्त करा रहे हैं। वहां के डीएम को यह जांच सौंपा गया है। लेकिन औद्योगिक विकास मंत्री के इस आरोप के बारे में क्या, जो कि खुद उत्तर प्रदेश की अफसरशाही पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस बारे में चर्चा करने के लिए हम सीधा चलते हैं राजनीतिक विश्लेषक आलोक पांडे के साथ। डॉक्टर आलोक पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार पर, उसकी राजनीति पर पैनी नज़र रखते हैं। डॉक्टर आलोक पांडे जी, आपने हमारा रिपोर्ट भी देखा, जिस तरीके से इकरा हसन ने एक एडीएम प्रशासन पर आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए हैं और उसका खंडन खुद एडीएम प्रशासन ने किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आरोप सिर्फ एडीएम तो नहीं लगा रहे हैं, अफसरशाही इस कदर से सिर चढ़ करके बोल रही है कि वहां के मंत्री परेशान हैं और ये कोई छोटे मोटे मंत्री नहीं है, औद्योगिक विकास मंत्री हैं। उनके बारे में खबर आ रही है कि नंद गोपाल गुप्ता ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और वो कह रहे हैं कि अफसरशाही कैसे बेलगाम हो चुका है। उनके अधिकारी उनका निर्देश नहीं मानते हैं, अपने लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। ये सारी बातें सामने आ रही है। क्या कहना चाहेंगे अफसरशाही के बारे में? क्या वाकई अफसरशाही से मंत्री त्रस्त हैं? तो जनता का क्या हाल हो रहा होगा? पंकज जी, देखिए, इसमें दो मुद्दे हैं। एक मुद्दा नंद गोपाल नंदी का है, वो है कि ब्यूरोक्रेसी हीरा हवाला करती है, ये एक मुद्दा है। और एक मुद्दा है कि ब्यूरोक्रेसी अपमानित करती है। दोनों मुद्दे अगर देखें तो बारीक अंतर है इन दोनों में। ये बात बहुत बार होती है, पिछले 4-5 साल से बीजेपी सरकार में है, ये बात आ रही, कोई पहली बात नहीं है कि सरकार का जो शीर्ष नेतृत्व है वो सीधे अधिकारियों से प्रशासन चलाना चाहता है। और डॉक्टर आलोक पांडे जी, आलोक जी, क्या आपको नहीं लगता कि मंत्री के अधिकारी ही उसकी बात नहीं सुने तो इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? अगर पत्रावलियों को गायब कर दिया जाए और नीतियों को ताक पर रख करके उनके विभाग के मंत्री ही फैसले ले रहे हों और पत्रावलियों को गायब कर रहे हों, तो ये भी, इससे ज्यादा अपमान उस विभाग के मंत्री के लिए क्या हो सकता है? मुझे याद आता है कि शिक्षा मंत्री होते थे, आपको मालूम है, नीतीश और आरजेडी की सरकार थी और जो एसीएस के डर से शिक्षा मंत्री नहीं आते थे अपने दफ्तर में 20-20 दिन तक। तो भाई, एक मंत्री के लिए इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? पंकज जी, मैं थोड़ी सी बात इस पे कह रहा था कि जैसे जो इकरा हसन का मैटर आया है, इसकी उम्मीद हमें कम है कि इस तरह से कह देंगे गेट आउट इन माय ऑफिस।
अधिकारी इतना तो निर्दयी, इतना वो अपनी गलती नहीं करेगा जितना मैं ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूं। लेकिन ये भी सही है कि जो नंद कुमार नंदी जी का दर्द है, ये भी सत्य है जितना मैं ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूं। दोनों बातें सच है। एक ये जो मैं कह रहा हूं कि इकरा हसन का अपमान नहीं किया होगा, ये मैं लगभग दावे से कह सकता हूं। लेकिन ये बात भी सच है कि मिनिस्टर अगर अपना दुखड़ा रो रहे हैं लिखित रूप से, तो निश्चित बात है अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहे। देखिए, जो प्रशासन होता है, शासन होता है, तो शासन और प्रशासन एक गाड़ी के दो पहिए हो। अगर इन दोनों में बेहतर समन्वय नहीं है, तो निश्चित बात है इसमें फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है, इसमें कहां कोई डिनाई कर सकता। लेकिन ये प्रश्न आता है कि ऐसा है क्यों? जब जब एक शासन सत्ता पर बैठा शीर्ष नेतृत्व ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से सरकार चलाएगा, राजनेताओं को उस एडमिनिस्ट्रेशन में, उस शासन में उस तरह से भागीदारी नहीं रखेगा, तो दिक्कत आती है। भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं के माध्यम से भी शासन चलाना होगा। सीधे ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से अगर आप शासन चलाएंगे, तो ब्यूरोक्रेट्स उत्तर प्रदेश में 2-4 नेताओं के लिए ही जिम्मेदार होंगे। बाकी सारे नेताओं के लिए वो निर्भीक हो जाएंगे, उनके अंदर से भय और डर खत्म हो जाएगा और उनकी बात मानना वो बंद कर देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो ये देखे, जियो देने के लिए से काम नहीं चलेगा। शासन में भागीदारी अपने राजनीतिक नेतृत्व को देनी पड़ेगी। अगर आप शासन में भागीदारी राजनीतिक नेतृत्व को नहीं दे रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेट आपका सम्मान नहीं करेगा, आपकी बात नहीं मानेगा। तो शीर्ष नेतृत्व को बात तय करना है। और बहुत बार ये आरोप लगा है कि जो इस समय की भारतीय राजनीति है, उसमें किसी नए नेता की उभार को रोकने के लिए कुछ 2-4 लोग ही ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से सरकार चला रहे हैं। चलिए, तो जी मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन आरोप एक मंत्री के द्वारा अगर ये लगाया जा रहा हो कि 2 साल से उनकी बातें सुनी नहीं जा रही और अधिकारी मनमाने तरीके से अपने लोगों को फेवर कर रहे हैं, तो एक तरीके से भ्रष्टाचार का भी आरोप लग रहा है। और ये आरोप लगाने वाला कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, कोई विपक्ष का व्यक्ति नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अफसरशाही जो बेलगाम हो चुकी है, जिसका आरोप एक केंद्रीय, माफ करिएगा, एक मंत्री लगा रहे हैं, उसको लेकर के आपको नहीं लगता कि निश्चित रूप से सरकार को लेकर के एक मैसेज गलत जाता है कि अफसरशाही किस तरीके से बेलगाम हो चुकी है, वो अपने मंत्री का ही नहीं सुनती है? पंकज जी, अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है, ये बात अभी से नहीं, ये पिछले 70-75 सालों से, जब से कमिटेड ब्यूरोक्रेसी आई इंदिरा गांधी के बाद से, उसके बाद इंदिरा गांधी ने भी ये काम की शुरुआत की थी। वो जननी है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी कि किसी नेता के लिए ब्यूरोक्रेट काम न करे, सिर्फ इंदिरा गांधी के लिए काम करे। दुर्भाग्य से भारत का जो भी शीर्ष नेतृत्व आगे पनपा, उसने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। लेकिन इस बात के लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार से प्रार्थना करूंगा, ये मैं बात कहूंगा कि अगर आपको तीसरी बार सत्ता में आना है, तो जिस तरह से आपके ब्यूरोक्रेट आपके मिनिस्टर को रोने के लिए बाध्य कर दे रहे हैं, वो एक तरह की एप्लीकेशन दे रहे हैं, आपसे गिड़गिड़ा रहा है शीर्ष नेतृत्व से। उसके बाद ये जो ब्यूरोक्रेसी और नेताओं के बीच में जो चूहे बिल्ली का खेल चलता है, छुपा हुआ चलता है, ये खुल के नहीं चलता। ब्यूरोक्रेसी को लगता है कि हम 60 साल तक रहेंगे, 10,000 ट्रांसफर होगा। नेता को लगता है कि चुनकर हम है, वास्तविक मालिक हम है। तो लड़ाई वास्तविक मालिक की है। ब्यूरोक्रेसी को लगता है हम पढ़ लिख के आए, इतना टफ कंपटीशन दे के आए, हमारी वजह से सरकार चलता है। नेता कहता है कि हम चुनाव लड़के आए, जूते हमारे घिस गए। तो वास्तविक सत्ता की लड़ाई रहती है, इसमें कभी ब्यूरोक्रेसी हावी होती है, कभी नेता हावी होता है। सपा के शासनकाल में नेता हावी था, ब्यूरोक्रेट्स की हालत बहुत खराब थी। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की कि ब्यूरोक्रेट्स को थोड़ी सी ताकत दी जाए, शायद प्रशासन को बेहतर चलाया जाए। प्रशासन शायद बेहतर चला भी, लेकिन जो वास्तविक राजा है लोकतंत्र में, वो जनप्रतिनिधि है। उस जनप्रतिनिधि को अगर नंद कुमार नंदी के रूप में अपने दुख को व्यक्त करना पड़ता है, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। इससे उत्तर प्रदेश की सरकार का रसूख कम होता है, उत्तर प्रदेश की जो शीर्ष नेतृत्व का रसूख कम होता है, और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित बात है इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल, लेकिन सवाल ये उठता है कि 2 साल से तमाम फाइलें बार बार मांगने के बाद भी अफसरों को नहीं दी जा रही है। और ये क्यों नहीं दी जा रही है, तो इसके जवाब में कहा जाता है कि विभाग में तैनात जो एक पूर्व अधिकारी हैं,
उनका कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने मना किया है और इस पर मंत्री ने पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को ऐसे मामलों की सूची सीएम ऑफिस भेजी है। अब सोचिए 2 वर्ष से निर्देश नहीं मानना, फाइल नहीं देना और वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मना किया जाना। तो क्या आपको लगता है कि जब कोई भी सरकार पूरे तरीके से एस्टैब्लिश्ड हो जाती है तो आपस में क्या आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी की लॉयल्टी चीफ मिनिस्टर ऑफिस के लिए होती है। अगर मंत्री भारी नहीं है, कद्दावर नहीं है या उनकी उतनी ताकत नहीं है तो ब्यूरोक्रेसी उनकी सुनती नहीं है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, कई जगह पे हमने देखा है। पर जनता के बीच में इसको लेकर के मैसेज तो अच्छा जाता नहीं है कि भाई अफसरशाही इस तरीके से बेलगाम है कि खुद मंत्री परेशान है। सिर्फ मुख्यमंत्री की सुनी जाती है, उनके गुड बुक में जो है उनका सुना जाता है, बाकी लोग जो गुड बुक में नहीं है उनका सुना नहीं जाता, कोई सुनता नहीं है। और ये मैसेज जन जन में जाता है और वहां इसकी चर्चा होने लगती है। बिल्कुल पंकज जी, इस बात से तो असहमत हुआ ही नहीं जा सकता। और कहीं न कहीं पर जब शीर्ष नेतृत्व ये तय कर लेता है कि सब कुछ हम ही करेंगे क्योंकि क्रेडिबिलिटी हमारी है, हमारे नाम पर चुनाव लड़ा जाता है और अंततोगत्वा जीत और हार हमारी होगी, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो अपने कैबिनेट के लोग हैं उन पर क्या उस तरह से भरोसा नहीं कर पाता शीर्ष नेतृत्व और इसीलिए उस भरोसे के बदले में वो ब्यूरोक्रेट्स के आंख और कान से देखने लगता है सारे विभागों को। और कहीं न कहीं इस जो राजनीतिक रस्साकसी है या राजनीतिक गैप है उसका नुकसान उठाना पड़ता है। और ये बात किसी तरह से इंकार नहीं की जा सकती कि अगर ब्यूरोक्रेसी में और राजनीतिक नेतृत्व में लड़ाई होती है और वो सामने आती है तो इससे रूलिंग पार्टी को बहुत नुकसान होता है और इससे जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर भी बार बार प्रश्न उठते हैं। और समय रहते इस बात को ठीक किया जाना चाहिए और प्रशासन ऐसे चलाया जाना चाहिए कि शीर्ष नेतृत्व जो है वो अपने मिनिस्टर को काम दे और मिनिस्टर ब्यूरोक्रेसी से काम ले। अगर ब्यूरोक्रेसी सीधे चीफ मिनिस्टर के लिए उत्तरदायी होंगे तो निश्चित तौर पर यह समस्या आएगी और यह समस्या न केवल आ गई है बल्कि अब बाहर दिखाई देने लगी है। और जब चीजें बाहर दिखाई देने लगती हैं इसका मतलब है कि वो कंठ तक चीजें भर गई हैं। और जो उत्तर प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है, जो विधायक है, केवल मिनिस्टर ही नहीं, विधायक भी, मिनिस्टर भी, उनके कुछ कुछ छट कर ऐसे बीच बीच के बयान और ऐसी घटनाएं आती ही रहती हैं। अभी 4 विधायकों का एक 4-5 दिन पहले भी इस तरह की बात आई थी। तो निश्चित बात है जब भी राजनीतिक नेतृत्व में जो सत्ता का विभाजन है वो एक व्यक्ति के पास हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, वो विभाजित नहीं होगी तो ब्यूरोक्रेसी उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। और उत्तर प्रदेश में भी ब्यूरोक्रेसी सिर्फ एक व्यक्ति के लिए क्या उत्तरदायी हो रही है ये देखने वाली बात। चलिए, मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा। इकरा हसन का जो मामला है और आप अपने अनुभव से कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी ऑफिसर जनप्रतिनिधि के साथ व्यवहार नहीं करेगा, ये आपका कहना है। आपको क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिस तरीके से ताकतवर होती दिख रही है, हमने लोकसभा का चुनाव देखा, समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर था, इकरा हसन जीती, लोकप्रिय नेता मानी जा रही हैं। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि इकरा हसन के साथ हुए इस व्यवहार को समाजवादी पार्टी जनता की अदालत में भी ले जाएगी? क्या इकरा हसन के साथ हुए इस व्यवहार को, तथाकथित हुए इस व्यवहार को, क्या वो संसदीय कमेटी में भी लेकर के जा सकते हैं, संसद में भी ये सवाल उठा सकते हैं कि एक जनप्रतिनिधि के साथ वहाँ के एडीएम प्रशासन ने किस तरीके से व्यवहार किया और स्पीकर इस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं, जांच भी करा सकते हैं? फिलहाल मंडलायुक्त ने डीएम को ये पूरा मामला सौंप दिया है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इकरा हसन अगर संतुष्ट नहीं होती हैं तो उनके पास क्या क्या विकल्प है? इकरा हसन तो संतुष्ट नहीं होंगे डीएम की जांच से। वो कहेंगे तो सरकारी जांच है तो वो पार्लियामेंट्री जो उनके राइट्स है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो उसका उपयोग कर सकती है। देखना ये होगा कि जो इकरा हसन का मैटर उठा है, क्या समाजवादी पार्टी को लगता है कि इस मुद्दे में ताप है, इस मुद्दे में करंट है, इस मुद्दे से कुछ राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है, तो निश्चित बात है समाजवादी पार्टी उसे आगे लेकर के जाएगी। लेकिन क्योंकि मैटर 1 जुलाई का है और जहां तक मेरी संज्ञान में है मैटर 1-2 दिन पहले से ही हाईलाइट हुआ है, क्या 2, 3, 4, 5, 6 जुलाई को हाईलाइट हुआ है? अगर हुआ है तो मेरी जानकारी में नहीं।
तो अगर वो मुद्दा वाकई अपमानजनक था तो 1 जुलाई को ही सबसे पहले नोटिस किया जाने लायक था। इकरा हसन का अगर उस दिन अपमान हुआ था तो उसी दिन से चीजें शुरू हो जाती तो शायद उसका ज्यादा राजनीतिक लाभ ले पाती। लेकिन अगर आप 10 दिन बाद उन चीजों को शुरू करते हैं, जो मेरी जानकारी में है, अगर वो मुद्दा उस समय उठाओ तो माफ कीजिएगा, मैं शायद मेरे टच में वो नहीं आया है, तो निश्चित बात है उतना ताप नहीं रह जाता। लेकिन समाजवादी पार्टी हर छोटे छोटे मुद्दा उठा करके भारतीय जनता पार्टी को घेरना चाहेगी। वो ये संदेश देना चाहेगी कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, भारतीय जनता पार्टी ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जो सरकार ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल नहीं कर सकती, वो जनता के हितों के लिए क्या काम कर सकती है, इस बात की भूमिका शायद समाजवादी पार्टी बनाने की कोशिश करेगी। इकरा हसन एक उसका उदाहरण जरूर है। तो चलिए, मुझे लगता है कि इकरा हसन जब खुल करके ये बात बोल रही हैं, उन्होंने आवाज़ भी उठाई है, जांच करने की मांग की है, तो क्या इस मुद्दे को जनता की अदालत में लेकर के जाएंगी या इसको संसद में उठाएंगी, स्पीकर के सामने ये उठाएंगी? क्योंकि जो भी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनका एक प्रोटोकॉल होता है, अगर उसका पालन नहीं किया जाता है तो वो निश्चित तौर पर अलग अलग फोरम पर आवाज़ उठा सकते हैं, वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल इस मुद्दे का राजनीतिकरण क्या समाजवादी पार्टी करती है? क्योंकि अखिलेश यादव को जब भी मौका मिलता है योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरने का मौका वो चूकते नहीं हैं, और बतौर विपक्षी पार्टी वो ऐसा अक्सर करते रहे हैं। और जहां तक सवाल है अखिलेश यादव का, तो वो बार बार कह रहे हैं कि अफसरशाही जिस तरीके से बेलगाम है, मंत्री जिस तरीके से डरे हुए हैं, विधायक को कोई पूछता नहीं है। सवाल ये उठता है कि जो मंत्री नंदी हैं उन्होंने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, उनके आरोपों की क्या वाकई पुष्टि होती है? ये बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि एक मंत्री द्वारा लगाए गए इस आरोप के बाद एक बात पुख्ता तरीके से कहा जा सकता है कि विपक्ष को भी एक बड़ा हथियार हाथ में लग गया है, और विपक्ष इस मुद्दे को तूल दे सकता है। वो कह सकता है कि जिस सरकार में मंत्री की ही पूछ नहीं हो, भला आम आदमी की पूछ क्या हो सकती है? और सरकार के लिए इस मसले पर डिफेंड करना आसान नहीं होगा। बहरहाल डॉक्टर आलोक पांडे, इस मुद्दे पर आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH